हाँ तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोग का मैथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ठीक, चैप्टर 3 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज इसमें बेसिक क्लास रहेगा और बेसिक चीजें इसमें जानेंगे कि क्या होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें कौन कौन सी विधियां होती है, कैसे ये चैप्टर हल होगा, पूरा ये टोटल चीज बताना है। ठीक, तो फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए, मन है तो पेन पेपर लेकर के बैठ सकते हैं। ठीक, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। हाँ तो यहाँ पे आ रहे समीकरण और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म दोनों के बारे में जान लेते हैं और इसका रूप क्या होता है वो भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहले समीकरण के परिभाषा लिख ले तो अच्छा रहेगा। समीकरण की परिभाषा में लिखेंगे कि जिस जी व्यंजक है, भाई समीकरण वैसे भी जानते हो भाई, समीकरण केमिस्ट्री में पढ़ाए थे और यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में अलग समीकरण होता है, यहाँ पर अलग। इसमें बीजीय व्यंजक के बराबर के बाद जो है पूर्ण संख्या का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है, जीरो से लेके अनंत तक। ठीक, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें पूर्ण संख्या का उपयोग किया जाता है और यही समीकरण क्या कहलाता है, मैथ का समीकरण। और केमिस्ट्री का समीकरण में क्या होता था, रिएक्शन हो करके उस साइड लिखा जाता, लेकिन उसमें तीर का चिन्ह, यहाँ बराबर का चिन्ह। ठीक, तो मैथ का समीकरण और केमिस्ट्री का समीकरण समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे भाई, व्यंजक लिखते हैं और वह व्यंजक जो है वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात किया जाए तो भाई दो चरों में दो रैखिक समीकरण का एक रैखिक समीकरणों का एक युग्म होता है। ठीक, जैसे दो चर वाला एक रैखिक समीकरण ले लिए। ठीक, लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण दो होना चाहिए। कितने, दो। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की संख्या दो होना चाहिए। और जब ऐसे समीकरण हमको देखने को मिलेगा तो वह क्या कहलाएगा भाई, रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप अगर देखा जाए तो ये वाला है। ठीक, कैसा, तो यहाँ पर देखो ये दोनों रहेगा ऑप्शन में। ठीक, अगर पूछेगा कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है, युग्म जब लगा देगा तो भाई ऐसा होना चाहिए कि a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू, सॉरी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो है ये दो, अगर युग्म पूछेगा रैखिक समीकरण युग्म का क्या रूप है तो ये लगाना है। और वहीं पर सपोर्टेड पूछ दे कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, तो भाई एक सिंपल सा, अगर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पूछे तो ए एक्स ऐसे लिख रहना चाहिए, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण का जो है ये क्या हो जाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, किसका, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये रूप हो जाएगा। अगर ऐसे पूछेगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रूप कैसा है तो यहाँ ये ऑप्शन। ठीक, और डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का रूप क्या है तो ये वाला ऑप्शन। क्लियर, कहीं कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट आपका है कि ये a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। तो लिख देना है कि जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सभी एक प्राकृतिक वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या है। इसमें चार अचार चार संख्या तो है, चार कोई वास्तविक संख्या। ठीक, सॉरी अचार संख्या है, चार तो y हो गया, x हो गया। ठीक, तो वास्तविक संख्या है कौन, a1 a2 b1 b2 c1 c2। यानी कि आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर पूर्ण संख्या, अपूर्ण पूर्ण संख्या होता है, अपूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, टोटल संख्याएं यहाँ पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं भाई, ये सभी वास्तविक संख्याएं होते हैं। लेकिन वैसे वास्तविक संख्याएं यहाँ पर लिखाएगा कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और ऐसा होगा भी नहीं भाई, ऐसा होगा भी नहीं, आप करके देख सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। अगर माइनस प्लस का भी फेरा लगाएगा तो ये 0 पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक, चलो भाई ये वाला सिंपल सा हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इससे नेक्स्ट अब चलेंगे विधि क्या होती है। तो भाई 5 विधि होती है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। तो पांचों विधि बताते हैं, जिसमें विलोपन विधि आ जाएगा आपका, प्रतिस्थापन विधि आ जाएगा, ग्राफीय विधि आ जाएगा, उसके बाद अनुमान विधि आ जाएगा और बहुत दो तीन ब्रज गुणन विधि है। ये लगभग 5 है। ठीक, तो ये पांचों विधि के बारे में हम आपको अब नेक्स्ट
बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए भाई वही विधि बताते हैं। ठीक, ये देखो भाई, आप लोगों को हमने बताया कि 5 विधियां होती है, तो 5 विधियों को अब देख लेते हैं। ठीक, 5 विधि में पहला विधि आ जाता है भाई तुलनात्मक विधि या फिर के कल्पना करके। ठीक है, दूसरा आ जाता है आप लोगों का प्रतिस्थापन विधि, तीसरा आ जाता है विलुप्तीकरण या फिर के विलोपन विधि। ठीक, चौथा आ जाता है ब्रज गुणन विधि, पांचवा आ जाता है ग्राफीय विधि। ठीक, ये सभी नाम है भाई, आप लोगों का मन करे तो याद रखो, नहीं मन करे नहीं याद रखो। हालांकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूछेगा क्वेश्चन में कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, या फिर कहेगा कि तुलनात्मक विधि से सॉल्व कीजिए, या फिर कहेगा वज्रगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, और कभी कभी कहता है ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। तो नाम आप लोग को मालूम रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका है वज्रगुणन विधि का एक सूत्र लिखे हैं, तो वज्रगुणन विधि का अगर सूत्र जान लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वज्रगुणन विधि का सवाल इसी सूत्र पर बनने वाला है। तो वज्रगुणन विधि का सूत्र क्या है होने वाला है कि वज्रगुणन विधि से जब आप बनेगा तो x बटा b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक, y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये वाला सूत्र है, और ये सूत्र आप लोग को याद रहना चाहिए। हालांकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक दो बार आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक, तो ये था सिंपल सी बातें बेसिक थ्योरी में, और एक थोड़ा सा सारणी वाला बेसिक थ्योरी है, तो सारणी बता देते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सारणी बता देते हैं। भाई बहुत कम समय का आज क्लास होगा, बस एक क्लिप और होगा और आप लोगों का क्लास एंड। तो मुझे उम्मीद है भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलो भाई सारणी वाला बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई, ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक, तो ये यहाँ पर देखो भाई, अगर a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो उस टाइम भाई आपका हल अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल और केवल एक हल प्राप्त होंगे, रेखाएं आपका प्रतिच्छेदी हो जाएगी और समीकरण युग्म आपका संगत होगा। ठीक, तो ये वाला क्लियर है, बस ये ऐसे ही याद कर लेना, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 आपस में तीनों का तीनों बराबर रहेंगे, तो हमारा जो हल निकलने वाला है वो अनेक हल निकलेगा और संपाती रेखाएं होगी। ठीक, और संगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत। संपाती रेखा एक मतलब एक रेखा पर से दूसरे रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 दोनों में से किसी के बराबर नहीं हो, तो आपका जो है कोई हल नहीं मिलने वाला है और रेखाएं आपका समांतर हो जाएगी और समीकरण युग्म जो होगा आपका असंगत रहेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज बेसिक थ्योरी था तो बहुत ही कम समय में आप लोगों का हो गया। ठीक, मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और ऐसा ही क्लास आप लोगों को चाहिए, शॉर्ट क्लास और लगभग पूरा समराइज करके कि इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर इतना ही चीज पढ़ना है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।